Hello dear learners, PG is here and welcomes to PG Point. Hope so you all are fine and doing well. So as per our strategy, today I am going to start it you unit 2 which is your पर्यावरण के संदर्भ में विकास को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसी में आपका जो पहला चैप्टर है यानी 2.1 है वो है आपका जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। मैम ये तो जस्ट नॉर्मल चैप्टर है, मैं तो इसमें कर लूँगा। आपने कहा नहीं, यहाँ से आपको वो छोटे छोटे पॉइंट्स उठाने हैं, वो वन लीनियर पॉइंट्स उठाने हैं जो आपके क्या बन सके, MCQs टाइप क्वेश्चंस में आगे काम आ सके, है ना। सो आइए समझते हैं कि क्या है और इसमें आपको क्या क्या पढ़नी है चीज़ें, ठीक है। तो देखिए ज़रा एक बार क्या है चीज़ें कि प्रश्न संख्या 1 है आपका, प्रश्न संख्या 1 बता रही हूँ, टॉपिक नंबर 1 है आपका। और इसमें आपको क्या बताया गया है कि देखिए, विश्व की जनसंख्या में वृद्धि होने से कृषि योग्य भूमि निरंतर ह्रास होता जा रहा है। किसकी जनसंख्या? देखो, अगर सीधी सी बात है, लोग बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो भोजन होता है उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भाई, तब ज़्यादा भोग वो जो है लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे इस धरती पे तो उनको रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब यदि रहने की खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और रहने के लिए वो निवास स्थान बना लेंगे तो फिर खेती कहाँ होगी, बागवानी कहाँ होगी, तो कैसे क्या चीज़ें मैनेज होंगी, है ना। इसी तरीके से देखो, अधिक जनसंख्या के कारण लोगों को अधिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु अधिक कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होती है तथा इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव जाति कृषि अयोग्य भूमि तथा तटीय भूमि यानी मार्जिनल एरियाज पर भी खेती किए जाने की आवश्यकता निरंतर महसूस कर रही है। इन क्षेत्र की अधिकांश भूमि अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड तथा शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। इन क्षेत्रों में प्रायः वर्षा अनियमित रूप से होती है। क्या होती है? अनियमित रूप से होती है, यानी कि कोई इनका साइकिल नहीं है, कोई इनका वे नहीं है कि हाँ पहले मई में होगी फिर जून में, ऐसा कुछ नहीं है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का अधिकांश जल पृथ्वी की सतह से ही बह जाता है, जिसके कारण वहाँ पर निवास करने वाले लोग तथा पशुओं को सूखे का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि पीने के लिए पानी के लिए भी तरस जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, बारिश हुई और वो बह गया पानी सब, है ना, उसको ये लोग स्टोर नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता है। सूखे की स्थिति से बचने तथा कृषि को पर्याप्त पानी पहुँचाने के लिए वहाँ के लोगों को काफ़ी कठिन तथा अधिक खर्च करने वाले उपायों को अपनाना पड़ता है। इसी कारण वर्तमान समय में मानव जाति के समक्ष वर्षा जल संचयन एक मितव्ययी तथा सरल उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जल संचयन वास्तव में बहते हुए जल को उपयोगी कार्यों में लगाने हेतु एकत्रीकरण करने की एक विधि है। ये लाइन आपको नोट डाउन कर लेनी है कि जल संचयन क्या है। तो आपको एक लाइन में बता दिया गया है कि जल संचयन रियलिटी में क्या है। जैसे जो पानी आपका बारिश हुई बह जा रहा है, बह जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा भाई, आगे जा करके मिल जाएगा नदियों में, समुद्रों में। तो उस बहते हुए जल को क्या करते हैं ये लोग, किसी तरीके से रोकते हैं और इसको एकत्र करने की ये एक विधि है। क्या है? जल संचयन, जिससे ये लोग क्या करते हैं बाद में उपयोगी कार्यों में यूज कर लेते हैं। सतही जल के बहने से भूमि अपर्दन की समस्या से निपटने के साथ ही इस जल का संचय व इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। यद्यपि विभिन्न देश के शुष्क क्षेत्रों में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग पहले से किया जाता रहा है, परंतु वर्तमान समय में प्रचार प्रसार के जरिए ये एक विश्वसनीय साधन बनकर उभरा है। हमारे देश की जलवायु मानसूनी होने के कारण, हमारे देश की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे देश की जलवायु मानसूनी, उसका क्या है लगा दीजिएगा, है ना। तो मानसून के समय ही वर्षा होती है। मानसून मतलब जब आता है तभी वर्षा होगी, इसको कहते हैं कि मानसूनी जलवायु। तथा किसान आज भी मानसूनी वर्षा पर भी निर्भर करते हैं। किसानों को फसल की सिंचाई के लिए एकमात्र वर्षा ऋतु में ही जल उपलब्ध हो पाता है। किसानों की आधी से ज़्यादा फसल जल के अभाव में नष्ट हो जाती है ना। अतः उपरोक्त की दृष्टि, भाई जब अगर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो जो किसान की फसल है वो नष्ट हो जाती है। कभी कभी इतनी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, इस वजह से भी नष्ट हो जाती है। तो इन उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सभी किसानों को वर्षा जल संचयन करने की प्रवृत्ति विकसित करने की जरूरत है, ताकि छोटे छोटे तालाबों में वर्षा जल का संचयन करके भयंकर सूखे की परिस्थिति से भी आसानी से निपटा जा सकता है। वर्षा जल संचयन करने के लिए एकमात्र आधारभूत सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बड़े तालाब में जल को एकत्र करके तथा नालियां बनाकर उनके द्वारा कृषि भूमि को संचित किया जाता है। ये लाइन आपको, ये पैराग्राफ नोट करना है क्या,
कि वर्षा जल संचयन के लिए एक आधारभूत सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। वो क्या है कि इसमें एक बड़े तालाब में जल को एकत्र कर लिया जाता है, उसके बाद में इन्हीं से नालियां बनाकर कृषि भूमि जो होती है उसको सिंचित किया जाता है जब क्या होता है, सूखा पड़ रहा होता है। अब देखिए सेकंड आपका क्या है यहाँ पे, जल संचयन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शताब्दियों से मानव जल संरक्षण करने के लिए इसका जो संचय है अर्थात इसका जो संचय मतलब सेविंग विभिन्न तरीकों को अपनाकर करता था। कैसे? काफी समय पूर्व मध्य पूर्वी देशों में मानव जाति वादी विधि को अपनाकर कृषि की सिंचाई करते थे। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये वादी विधि क्या है, तो वादी विधि आपकी क्या है, पूर्वी देशों में मानव जाति वादी विधि को अपनाकर कृषि की सिंचाई करते थे। ये सिंचाई एक विधि है। अब इस विधि में होता क्या था, तो देखो इस विधि यानी वादी विधि याद रखना है आपको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इस विधि में किसी मानव निर्मित स्रोत में जल को एकत्र करके नदियां बनाकर जल की सिंचाई की जाती रही है। इजराइल देशों में नीमेव मरुस्थल यानी नीमेव डेजर्ट में 4000 वर्ष पूर्व अपनाई जाने वाली पद्धति में पहाड़ी इलाकों के पेड़ों को काटकर वर्षा से मिलाने वाले जल के प्रवाह को बढ़ाकर मैदानी इलाकों की ओर मोड़ दिया जाता था। इसके अब देखो ये पैराग्राफ पूरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सब पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त 1000 वर्ष पूर्व पहले आप चले जाओ तो एरिजोना देश के मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिमी न्यू मैक्सिको में बाढ़ के जल को खेती के लिए प्रयुक्त किया जाता था। भारतवर्ष में खाद्यान्न पद्धति क्या है, देखो खाद्यान्न पद्धति भारतवर्ष में प्रयोग की जाने वाली है ना। अब एक बात समझो, जो बच्चा ये थ्योरी नहीं पढ़ेगा ना उससे पूछ देना कभी जरा जो बच्चे बहुत जरा एमसीक्यूज पढ़ने अभी से ही जुट गए ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझने की स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए जा करके आराम से पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज की सीटेट की किताब पढ़ लो, यूपी टेट की पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कोई मीनिंग नहीं। हम आपसे पूछ दें कि खाद्यान्न पद्धति क्या है, हम आपसे पूछ दें वादी पद्धति क्या है, तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं थ्योरी पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारी क्लास की थ्योरी पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, विश्वास मानिए आप बहुत अल्टीमेट काम कर रहे हैं। एग्जाम टाइम पे जब आपको पता चलेगा कि किसने ज़्यादा मेहनत की है ना, कहीं ना कहीं मेहनत का परिणाम बहुत आपको अच्छा मिलेगा, परेशान नहीं होइए, ठीक है। और एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। तो भारतवर्ष में खाद्यान्न पद्धति में बाढ़ के जल को भूमि के बांधों से रोका जाता था, बांधों के पीछे खेती की जाती थी तथा पानी के धीरे धीरे छनकर आने से खेती की अच्छी उपज होती थी। परंतु उपरोक्त सभी विधियों के प्रचार प्रसार में कमी के कारण यह मात्र कुछ स्थानों पर ही अपनाई जाती थी। सन 1970 से 80 तक के दशक में अफ्रीका के सूखे की चपेट में आने से जल संचयन की उपयोगिता के प्रति पूरे विश्व में जागरूकता प्रारंभ हो गई थी। जब आपका 1970 से 80 के बीच में अफ्रीका में सूखा पड़ा, तब पूरे विश्व में यानी इस पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, एक जागरूकता फैलाई गई किस चीज को लेकर के, जल संचयन को लेकर के, जिसके फलस्वरूप आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल आदि के अल्प संसाधन यानी पुअर रिसोर्सेज युक्त क्षेत्रों में तथा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में जल संचयन की विधियों ने व्यापक रूप ले लिया। परिणाम स्वरूप क्या है कि आज भारत सहित पूरे विश्व में जल संचयन के लिए प्राचीन तकनीकों के साथ ही नवीन तकनीकों का उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने आर्थिक व सामाजिक स्तर के अनुरूप किया जा रहा है। विश्व के जिन देशों में जल संचयन की प्राचीन विधियां अपनाई जा रही हैं, उन्हीं विधियों के आधार पर आज नवीन तकनीकी प्रविधियां को विकसित किया जा रहा है। इन तकनीकी प्रविधियों में प्राचीन पद्धतियों की कमियों को दूर करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। विश्व के सभी देशों के नागरिकों को तकनीकी प्रविधियों का सर्वोत्तम प्रयोग करके जल संचयन को एक सफल उपाय के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि सामान्य जनमानस के द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा प्रेरणा न मिलने के अभाव में कोई भी तकनीकी प्रविधि सफल नहीं हो सकती। अतः अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार तकनीकी प्रविधि को अपनाकर जल संचयन करना ही प्रत्येक मानव का लक्ष्य होना चाहिए। अब जल संचयन की परिभाषा और वर्गीकरण यानी इसकी कोई डेफिनेशन भी होगी, कोई इसकी एक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भी होगा। सो आइए जानते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जल संचयन के आशय समझने से के पश्चात इसको परिभाषित करना सरल हो जाता है। कैसे? अब आपने इसका मतलब समझ लिया ना, संचयन मतलब स्टोर करना, जल का क्यों करना है ना, इसको करके क्या होगा, ये सब आपने समझ लिया है, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन की बात करते हैं। जल संचयन को व्यापक रूप से हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि बहते, यहाँ से लिखना है आपको, बहते हुए जल को उत्पादक बनाने हेतु एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ रन ऑफ फॉर इट्स प्रोडक्टिव यूज। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब हुआ बहता हुआ जल, या तो वर्षा जल हो सकता है या बाढ़ का जल। अर्थात जल संचयन को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो देखिए, जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे पहले आपका वर्षा जल में संचयन हो सकता है, यानी
कि यानी कि बाढ़ हो रही हो, है ना, तब आप उसको संचय कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। या जो बाढ़ का पानी है, जब जैसे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, उसका जो पानी है उसको आप संचयित कर सकते हैं। तो यानी दो तरीकों में वर्गीकृत किया गया है आपका। दो वर्गीकरण कौन कौन से हो गए, एक वर्षा जल संचयन, एक बाढ़ जल संचयन। ठीक है, तो जरा वर्षा जल संचयन समझ लेते हैं क्या होता है। शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ तथा सड़कें बनाए जाने के कारण भूमि वर्षा जल को सोख नहीं पाती। भाई सीधी सी बात है, अब देखो डामर रोड बनी होती है ना, पक्की सड़क बनी होती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता था। पहले क्या होता था, कच्ची सड़कें बनी होती थी तो मिट्टी पानी को क्या कर लेती थी, एब्जॉर्ब कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। जबकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जल तेजी से बहकर निकट जो उसकी नदियां होती थी उसमें चला जाता था, जिससे यहाँ की भूमि वर्षा के तुरंत बाद ही सूख जाती है। यदि यह वर्षा जल व्यर्थ बहने से रोककर पुनः भूमि के भीतर रिस कर पहुंच सके तो यह भूमिगत जलों के स्तर को भी व्यवस्थित रख सकता है। अतः धरती पर बारिश की प्रत्येक बूंद को मोती के समान एकत्र किया जाना चाहिए। किसके समान, देख लो, धरती पर बारिश की प्रत्येक बूंद को मोती के समान एकत्र किया जाना चाहिए। तो भाई पहले के ज़माने में क्या था, कच्ची सड़कें थी, सोख लिया, है ना, उसके बाद में पास की नदियों में जाकर के वो जल मिल गया तो कहीं ना कहीं वो यूज़फुल होता था। अब क्या है, आप देखो इधर बारिश हुई नहीं कि 1 घंटे बाद पूरी रोड सूख जाती है, तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्षा जल का संचयन प्राकृतिक जलाशय, यानी कि जो आपके नेचुरल, जो आपके जलाशय का मतलब होता है तालाब, ठीक है, तथा मानव निर्मित टैंकों में किया जाता है, तथा भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अतः बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षा जल का संचयन इमारतों की छतों तथा भूमि के भीतर भी किया जाता है। वर्षा जल संचयन वास्तव में मानव जाति के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक देश की नागरिक के विकास में सहायक सिद्ध होता है। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्या है, आखिर इसकी क्या जरूरत है, हम क्यों इतना ज्यादा उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कि जल के समुचित वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। शुद्ध जल की निरंतर हमारे पास बना रहे, उसकी कमी ना हो, इसके लिए होती है जल संचयन की आवश्यकता। सतही जल विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की मांग को पूर्ण नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी हर आवश्यकता के लिए भूजल पर ही तो निर्भर है। वनों की कटाई, तेजी से नगरीकरण, उप मिट्टी के लिए वर्षा जल घुसपैठ आदि कारणों से भूजल के स्तर में लगातार कमी होती जा रही है। इसलिए हम लोगों को भूजल संचयन करना चाहिए। प्राकृतिक जल संसाधनों में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है। वर्षा जल संचयन सड़कों पर पानी भरने की संभावना को कम करता है, मिट्टी के कटाव को जोखिम को कम करता है एवं पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है। भावी पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये काम जरूर करना चाहिए। भारत में करोड़ों लोग शहरों में निवास करते हैं। इन शहरों में पानी की अत्यधिक मांग है। यद्यपि शहरी प्रशासन अपनी जलपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत इस मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई शहरों के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जल आपूर्ति की सरकारी सेवाएं ही नहीं पहुंच सकी हैं। इसमें नगर निगमों के पास नागरिकों को आपूर्ति के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा में कमी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त शहरों के जल प्रबंधन की कमियां भी ऐसे हालातों के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए देश के तमाम नगर निगम अब शहरों में जल आपूर्ति को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे अलग अलग स्रोत जैसे कि नदियां, झीलें, नहरें, भूगर्भ जल एवं वर्षा के जल को जमा करके नगरवासियों को अधिक जल उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, है ना। अब इसका महत्व क्या है, आपने ये तो देख लिया कि उसकी ज़रूरत क्या है, कि भाई हाँ आगे आने वाली जनरेशन के लिए ज़रूरत है ना। और अगर मान लो कभी सूखा पड़ गया तो हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसे पानी वेस्ट होगा, है ना, और जाकर के अगर वो समुद्र में मिल जाएगा तो फिर वो यूज़लेस रह जाएगा। ऐसे वो पानी हम लोग पीने योग्य बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से इसकी यूज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। अब इस वर्षा जल का संचयन महत्व क्या है, तो देखो ये भूमिगत जल के अपक्षय को रोकता है, यानी डिप्लेशन को रोकता है। ये भूमिगत जल के स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल को भी संरक्षित रखने में सहायक है। देखिए पहले की जो बोरिंग होती थी, आप लोग देखते हो, आपने घर में मोटर खोला, टंकी में पानी भर जाता है, तो क्या होता था। अब देखो बहुत लोगों के घर में क्या होता है, भाई मोटर खोल रहे हैं, पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है, पानी बोरिंग क्यों, क्योंकि आपके यहाँ जब भी बोरिंग हुई हो तो वो 160 100 है ना, ऐसे कुछ फिट होता है, इतनी हुई होगी। अब क्या है कि स्तर, ये जो भूमि जल स्तर है, ये दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। यानी कि अब जो बोरिंग होगी, अब जो आप बोरिंग होगी वो देखो 220 240 इस तरीके से होने लगी है ना, या और भी ज़्यादा होने लगे। अब इतना मेरे को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब हम आपको यही बता रहे हैं। कुल मिला के पहले क्या होता था कि जो जल होता था वो ऊपर ही मिल जाता था, तो लोग क्या करते थे, ऊपर ही बोरिंग हो जाती थी। अब क्या है कि इस जल को प्राप्त करने के लिए मतलब बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, क्योंकि इसका स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन क्या है,
गिरता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी अगर हम लोग ये काम करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर लेवल होगा इसको भी हम लोग संरक्षित कर पाएंगे। ये समुद्री जल को भूमि की ओर बहाने से रोककर समुद्री जल के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने में सहायक है तथा वर्षा के समय सतही जल को बहने से रोकता है। वर्षा जल संचयन के महत्व को शहर नियोजकों ने भी महत्ता दी है तथा प्रत्येक इमारत पर भी छत पर वर्षा जल के संचयन को अनिवार्यता अपनाने का प्रयत्न भी किया है। सरकार ने वर्षा जल के संचयन व्यवस्था से विहीन इमारतों को सीवेज तथा पानी के कनेक्शन ना देने का फैसला भी किया है ना। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी वर्षा जल संचयन की महत्वता को स्वीकार करके वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाते हुए दिल्ली तथा अन्य नगरों की सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन की उचित व्यवस्था होने का प्रश्न उठाया है तथा कड़े कानून के तहत कार्यवाही किए जाने की प्राथमिकता भी दी है। खैर अभी तो आप देख लो गांव वगैरह में ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े आपके जो शहर हैं उनमें ये जो है प्रणाली अपनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जरा क्या कहा गया है यहाँ पे, वर्षा जल संचयन की विधियाँ क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या आप अपनाएं, क्या क्या किन किन तरीकों से आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये कुछ विधियाँ हैं आपकी, है ना। सो आइए जानते हैं कि क्या है ये विधियाँ। पहली आपकी वर्षा जल संचयन की जो प्राचीन विधियां हैं यानी जो एंशिएंट है, जो जिसे आपने अभी पढ़ा था ना, वादी तथा खाद्यान्न विधियां, हर एक विधि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका प्रयोग मानव सदियों से करता है। इसमें वर्षा जल को भूमि की सतहों पर एकत्र किया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे तालाब, सिंचाई, कूप, है ना, तथा मंदिरों के तीर्थों आदि में जल को जमा किया जाता है। परंतु शहरी क्षेत्रों में खुले स्थानों की कमी तथा अत्यधिक भवन की निर्माण के कारण इस विधि का बहुत अधिक महत्व नहीं है। अतः यहाँ पर जल संग्रहण की कृत्रिम विधियों को अपनाना अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। नेक्स्ट, जल संचयन की आधुनिक विधियों की यदि मैं बात करूँ तो उनमें सबसे पहला है कि निगोरियम गड्ढा विधि यानी निगोरियम कैचमेंट मेथड। क्या है भाई, देखो सबसे पहले इस विधि में निगोरियम मेथड कहते हैं, इसमें हीरे की आकृति अथवा वी आकृति, जैसे डायमंड होता है ना आपका, है ना, आप देखते होंगे डायमंड हल्का सा कुछ ऐसे शेप का होता है, कुछ ऐसे शेप का होता है डायमंड, है ना आपका, तो वही लगभग वी आकृति की भूमि को उठाया जाता है तथा जल के रिसाव के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं। इन्हीं गड्ढों में जल को एकत्र किया जाता है। यह विधि केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां पर कुछ ही पौधे तथा पेड़ युक्त असमतल भूमि हो, परंतु पेड़ों के मध्य जुताई करना मुश्किल होने के कारण ये विधि कुछ ही लोगों द्वारा प्रयोग की जा रही है। पहला मेथड आपने पढ़ लिया, ये क्या है, आधुनिक मेथड हैं आपके सारे। ठीक है, उसके बाद में आपकी सीढ़ीदार खेत विधि, कॉन्टोर बंड्स मेथड क्या है, इस विधि में सीढ़ीदार खेतों में ढलान वाले गड्ढे खोदकर वर्षा जल का संग्रह कर लिया जाता है। ये विधि पेड़ तथा घास उगाने हेतु उपयोगी होते हैं। ये विधि 5 से 10 मीटर चौड़े सीढ़ीदार खेतों में ही प्रयुक्त की जानी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी पेड़ों को उगाना हो वहाँ के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि है ना। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जहाँ पर काफ़ी पेड़ को उगाना हो वहाँ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है जल संचय की, तो आप क्या बताएंगे, सीढ़ीदार खेत विधि सबसे उपयुक्त है। आपके पास वहाँ 4 ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो जब आप सारी विधियाँ हमसे पढ़ लोगे तो चाहे प्रश्न जहाँ से बने आप कर लोगे। इस विधि को केवल पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में ही अपनाया जाता है। अब आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है 1 नंबर में कि किस विधि को, किस जल संचय विधि को केवल पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में ही अपनाया जा सकता है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, सीढ़ीदार खेत विधि को। नेक्स्ट है अर्धचंद्राकार बांध विधि। क्या है, तो देखो इस विधि का प्रयोग करने के लिए हल्के ढलान वाले अर्धचंद्राकार गड्ढे खोदने पड़ते हैं। इस आकार के गड्ढे खोदने के लिए ढलान वाले क्षेत्र अधिक उपयुक्त रहते हैं क्योंकि ये सीढ़ीदार खेतों में श्रृंखलाबद्ध रूप से खोदे जाते हैं। इस विधि के उपयोग से पशुओं के लिए चारे तथा पेड़ों को उगाया जा सकता है। ये विधि हस्त श्रम वाले स्थानों पर अधिक उपयोगी है। भारत देश के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में पानी के सभी कुएं सूखने के बाद पीने के पानी की कमी होने के फलस्वरूप इस विधि को अपनाते हुए अर्धचंद्राकार आकृति के बांध बनाकर उनमें एक सिरे से पानी भेजा गया, जिससे पानी के रिसाव से भूमिगत जल का स्तर बढ़ गया तथा सभी कुएं पुनर्जीवित हो सके हैं। आज राजस्थान के कई इलाकों में यह व्यवस्था लागू करके भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है ना। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्धचंद्राकार बांध विधि
के माध्यम से कहाँ पर सभी कुओं को पुनर्जीवित कर दिया गया, तो आप बताएंगे कि भाई अलवर राजस्थान। तो इस तरीके से आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये आप जब हमारी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, और वहाँ पे आप इसके नोट्स जरूर बना चलिएगा। चौथी विधि आपकी आधुनिक विधि के अंतर्गत आती है, ये क्या है, ट्रेपेजॉइडल बांध मेथड। ट्रेपेजॉइडल बांध मेथड क्या है, तो इस विधि को उपयोग करने के लिए लंबे ढालू क्षेत्र का होना आवश्यक है। कैसे लंबा ढालू क्षेत्र होना चाहिए, इन्हीं क्षेत्रों में गड्ढे खोजे जाते हैं। इन गड्ढों का आकार एक चौड़े टब, जैसे आप देखते हो ये वाला, एक चौड़े टब जैसी आकृति का होना चाहिए। इन गड्ढों में वर्षा जल को एकत्र होने से इनके पूरी तरह से भर जाने के बाद किनारों से जल उफान होता है, जिससे फसलों में पानी पहुंचने से सिंचाई हो जाती है। यह विधि अर्धशुष्क तथा शुष्क दोनों क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ तक मान लो पानी भर गया, अब जब फिर से पानी इसमें आएगा तो ये किनारे से थोड़ा थोड़ा पानी इससे निकलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाएगा, इससे सिंचाई होती रहती है। सीढ़ीदार पथरीले बांध विधि की यदि मैं बात करूं तो इस विधि में पत्थर बाहुल्य क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों के किनारे पत्थर रखकर बांध बनाए जाते हैं तथा जल प्रवाह को कम करके खेतों की सिंचाई की जाती है। इस विधि के प्रयोग हेतु सीढ़ीदार खेतों की लंबाई कम से कम 35 मीटर होनी चाहिए। फिल्टर लगी खुला कुआं विधि कौन सी होती है आपकी, तो इन मानव निर्मित कुओं की गहराई गड्ढों से ज़्यादा होती है तथा इनकी तली में फिल्टर भी लगाया जाता है ताकि फिल्टर किया गया जल अशुद्धि मुक्त होकर ही भूमिगत जल के रूप में संचित किया जा सके। इनका प्रयोग सर्वसुलभ होता है। घरों की छतों पर जल एकत्र करने की विधि, घरों की छत पर वर्षा जल को एकत्र करके पहले एक पाइप द्वारा जमीन में खोदे गए कुएं में ले जाया जाता है, जहां से इस जल का उपयोग इसी के निकट फिक्स किए गए हैंडपंप के माध्यम से घरेलू कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि वर्षा जल संचयन की उपरोक्त विभिन्न विधियों को अपनाकर इसका उपयोग भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करने तथा पीने योग्य भूमिगत जल को प्राप्त करने में किया जा सकता है। अब यदि मैं बात करूँ वर्षा जल संचयन से लाभ आपके क्या क्या होते हैं, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्या, कि ये भूमिगत जल के स्तर को गिरने से बचाता है। वही जो हम आपको बोरिंग का एग्जांपल दिए है ना, कि पहले के ज़माने में कम स्तर होता था तो जल्दी पानी मिल जाता था, तो बोरिंग वहीं से बंद हो जाती थी। अब क्या, अब देखो, अब मोटर खोलो चालू ही नहीं हो रही, पता चले क्यों, क्योंकि बोरिंग फेल हो गए, फिर से बोरिंग कराओ, क्यों, क्योंकि जल का स्तर जो है वो गिर गया है। अब अगर आपको जल के स्तर को गिरने से बचाना है तो कहीं ना कहीं आपको वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी तथा उससे सुधारने में सहायता भी करता है। यह मिट्टी के कटाव तथा मृदा अपरदन में कमी लाता है। यह मानसूनी जल को अधिक मात्रा में संचित करने में सहायक है। यह विधि प्राकृतिक तरीके से भूमिगत जल स्तर को पुनः चार्ज करने का अक्षय साधन है। यह समस्त मानव जाति की बाढ़ की विभीषिका से बचाती है। यह जल पशुधन के पीने के पानी, कृषि सहित घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ये भूमिगत जल स्तर को 4 से 6 महीने तक स्थायी रखने में भी सहायक है। इसके लाभों को देखते हुए तमिलनाडु राज्य सरकार ने 30 मई 2014 को यह घोषणा की कि चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर जल को इकट्ठा करने के लिए लगभग 50,000 ढांचों की व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना, और ताकि पूरे चेन्नई में पानी की कमी की काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सके। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में 4000 मंदिरों में जल संग्रहण टैंक है जो जमीन के जल का पुनर्भरण यानी रिचार्ज भी करने में मददगार साबित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्षा जल संचयन के लाभों में इतने विशद चर्चा के उपरांत पाठकगण निश्चित तौर पर अपनी ज्ञान पिपाशा को मिटा सके होंगे, है ना। तो सीधी सी बात है कि अब आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं वाटर वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद में ये हो गया आपका आज का एक चैप्टर कंप्लीट। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल आपका चैप्टर 2.2 शुरू होगा जिसका नाम होगा आपका इको टूरिज्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे अभी आपने देखा वाटर हार्वेस्टिंग में मैम क्या है ना, तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने, कितनी नई नई विधियाँ सीखी हैं, है ना, सारी विधियाँ ही इंपॉर्टेंट है। इन विधियों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से जल संचयन की विधि है, आपको 3 ऑप्शन दे देगा और चौथे में कह देगा इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी टिक करना होगा। अगर मान लो कोई एक गड़बड़ दे दिया ऑप्शन और 3 सही दे दिया और पूछ दिया कि इनमें से कौन सी जल संचयन विधि नहीं है, तो जो ऑप्शन गड़बड़ है आप उसको टिक लगा पाएंगे। लेकिन आप ये काम तब कर पाएंगे ना जब आपने चारों चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इसके लिए हर एक क्लास बहुत ज़रूरी है
और ये मान के चलिए आपका क्या शुरू हो गया, ये मई शुरू हो गया है ना। तो ये मान के चलिए 20 से 25 मई तक हम आपकी ये पूरी क्लासेस खत्म कर देंगे, चाहे आपकी ये पर्यावरण की हो। हाँ, और उसके बाद में 30 मई तक हम आपकी तकनीकी की भी खत्म कर देंगे। तकनीकी परिप्रेक्ष्य की क्लास आपकी हो सकता है 10 तारीख से ही शुरू कर दें, या उससे पहले भी हम शुरू करेंगे, तो आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें पीजी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप प्ले स्टोर पे पीजी पॉइंट सर्च करिएगा, ऐप मिल जाएगा, फ्री कोर्सेज पे जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। सो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। जो भी आपके डाउट्स हो, जो कुछ भी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है।